कि जब तक लाइबनिज जीवित रहे, इतना बड़ा मैथमेटिशियन लाइबनिज था, जब तक लाइबनिज जीवित रहे न्यूटन ने अपना ग्रेविटी का लॉ लोगों के सामने रखा ही नहीं। एक मैथमेटिशियन गड़बड़ गड़बड़ इतनी आसानी से नहीं कर सकता। आप उन स्टेटमेंट्स को छोड़ देते हो, नहीं समझते हो या नहीं पकड़ते हो, तो अब आप कहते हो कि लाइबनिज में गड़बड़ है। ओके, जर्मन लाइबनिज, ये भी कमाल की बात है। आइडियलिज्म जितना भी पैदा हुआ है लगभग जर्मनी में पैदा हुआ है, और रियलिज्म ज्यादातर जो पैदा हुआ वो ब्रिटेन में पैदा हुआ है, एम्पिरिसिज्म। ब्रिटेन में एकमात्र ब्रेडले हुआ है जो आइडियलिस्ट हुआ है, और वो भी ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान ले गया अपने आइडियलिज्म के कारण। ज्यादातर आइडियलिज्म जो है जर्मनी में पैदा हुआ। तो लाइबनिज द थर्ड रेशनिस्ट फिलोसोफर, ये न्यूटन के समकालीन थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, न्यूटन के समान ही मैथमेटिशियन। जो मैथमेटिक्स है उसमें दो दो थेरीज हैं। थेरीज क्या हैं? दो तरह के मेथड हैं। एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक और है, तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस शायद इसी ने दिया था, लाइबनिज ने, और दूसरे वाला उसने दिया था, न्यूटन ने। और इन दोनों के बीच में झगड़ा था। दोनों एक साथ काम करते थे कि नहीं ये मेरी खोज है, वो कहता मेरी खोज है। ठीक है। और कहा जाता है कि जब तक लाइबनिज जीवित रहे, इतना बड़ा मैथमेटिशियन लाइबनिज था, जब तक लाइबनिज जीवित रहे न्यूटन ने अपना ग्रेविटी का लॉ लोगों के सामने रखा ही नहीं। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने ग्रेविटी को एक्सपोज किया। हो सकता है उन्हें लगा कि लाइबनिज इस पे क्वेश्चन उठा देंगे, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। लाइबनिज जो है, और क्योंकि वो मैथमेटिशियंस होते होने के नाते वो फिलोसॉफी की तरफ टर्न हो जाते हैं। एक एरा था, एक गोल्डन युग था फिलोसॉफी का, लगभग ये 1920 या इससे पहले, जब विटगेनस्टाइन रसल वगैरह आते हैं, उससे पहले एक युग था फिलोसॉफी का, एक गोल्डन एरा थी जहां पे फिलोसॉफी हर जगह हर तरह से पढ़ी जाती। तो लाइबनिज फिलोसॉफी से प्रभावित था, मैथमेटिशियन था, फिलोसॉफी की तरफ टर्न हो। न्यूटन मैथमेटिशियन था, वो फिजिक्स की तरफ टर्न हो गए। लेकिन फिलोसॉफी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि न्यूटन की फिजिक्स की पहली किताब के नाम में भी फिलोसॉफिया शब्द आ रहा है। ये लाइबनिज था। लाइबनिज मिला स्पिनोजा से। स्पिनोजा से लाइबनिज मिलता है और स्पिनोजा से उसकी डिस्कस होती है। स्पिनोजा से वार्तालाप के बाद उसको एक ही चीज खटकती है जो कभी हेगल को खटकी थी, और हेगल ने इसी कारण स्पिनोजा के लिए कह दिया था कि स्पिनोजा की फिलोसॉफी शेर की मांद है, जिसमें जाने वाले पदों के पद चिन्हों के निशान है, वापिस आते पद चिन्हों के निशान नहीं है, क्योंकि शेर उन्हें खा जाता है। तो लाइबनिज कहता है कि भाई आपकी फिलोसॉफी ठीक है, लेकिन लाइबनिज उस स्पिनोजा से मिलने के बाद विचार करता है कि भाई आपकी पूरी फिलोसॉफी में जो इंडिविजुअल है, जो पर्टिकुलर है, उसका तो कुछ दिखता ही नहीं, वो तो है ही नहीं कुछ। भाई सब कुछ ईश्वर हो गया मान लिया, तो मेरे होने का अर्थ ही क्या है? फिर तो मैं ना होता। और ये कैसे हो सकता है कि मैं हूं और मेरे होने का कोई अर्थ नहीं? इसका मतलब मेरे होने का कोई अर्थ है। तो लाइबनिज फिलोसॉफी ऐसी, मतलब निकाल के ला, उस तरह की फिलोसॉफी लेके आने के प्रयास करता है कि भाई मैं हूं तो मेरे होने का कोई अर्थ है, और अगर मेरे होने का कोई अर्थ है तो मेरे होने का अर्थ जस्टिफाइड होना चाहिए। और वो जस्टिफाई ऐसे होना चाहिए कि उसमें जो ईश्वर का कंसेप्ट है, जो सबसे ग्रेटनेस का और कंप्लीट का जो कंसेप्ट है, कंप्लीट की जो अवधारणा है, वो कतई भी दूषित ना हो, कई कतई भी उसमें डिफेक्ट ना आए। ठीक है। इसके लिए लाइबनिज अपनी फिलोसॉफी की स्थापना करते हैं, और लाइबनिज की फिलोसॉफी का जो आधार था वो था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी नंबर, नंबर में भी काउंटिंग। वो कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने भी गिनती गिन लो, इनमें क्या फर्क है? क्वांटिटी का डिफरेंस, क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं है। काउंटिंग में जो अंतर है वो गुणात्मक अंतर नहीं है बिल्कुल भी,
केवल मात्रात्मक परिमाणात्मक अंतर है, और वो परिमाणात्मक जो अंतर है वो भी, वो जो छोटा परिमाण है उसको छोड़ता नहीं है, उसको इंक्लूड करके बनता है। तो इसका मतलब नेचर की दृष्टि से देखें, स्वरूप की दृष्टि से देखें तो नंबर्स में कोई फर्क ही नहीं है आपस में। प्रत्येक नंबर वही रिप्रेजेंट करता है जो प्रत्येक नंबर रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी की दृष्टि से प्रत्येक नंबर में फर्क हो सकता है, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से प्रत्येक नंबर क्वांटिटी ही तो प्रेजेंट कर रहा है, और कुछ तो नहीं प्रेजेंट कर रहा है। यही उसकी फिलोसॉफी का आधार बनता है कि सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी प्रत्येक का अपना एग्जिस्टेंस है, प्रत्येक की अपनी आइडेंटिटी है। ये सोच उसकी फिलोसॉफी का आधार बनती है। उसकी फिलोसॉफी मोनाडिज्म, मोनाडोलॉजी, उसका आधार बनती है। नाउ वी कम टू द रीडिंग मटेरियल। लाइबनिज भी सभी प्रत्ययों को जन्मजात मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनकी तत्वमीमांसा बहुलवाद का उदाहरण है, प्लूरलिज्म है उनकी फिलोसॉफी, उनकी मेटाफिजिक्स। जन्मजात प्रत्ययों का कुल मतलब इतना है कि समस्त ज्ञान प्रत्ययों से प्राप्त ज्ञान है। आपको वस्तु नहीं मिलती है, आपको आइडियाज मिलते हैं जिनसे आप वस्तु को जानते हो। तो आइडियाज जो होते हैं वो जन्मजात होंगे तभी निश्चित होंगे। अगर जन्मजात नहीं होंगे तो निश्चितता नहीं आएगी, और अगर उनमें निश्चितता नहीं आई तो सब कुछ अनिश्चित हो जाएगा, फिर आप व्याख्या नहीं कर पाओगे जगत। तो आपको जगत की व्याख्या करने के लिए कुछ एब्सोल्यूट निरपेक्ष ऐसा ढूंढना है जो निश्चित हो, क्योंकि ज्ञान का मतलब है निश्चित ज्ञान। जिसमें अनिश्चितता हो वो ज्ञान ही नहीं हो सकता। डेफिनेशन है, इन लोक ने दी थी हालांकि। जो निश्चित ना हो वो ज्ञान ही नहीं हो सकता। ज्ञान का मतलब है निश्चित ज्ञान। तो जब निश्चित ज्ञान ढूंढ रहे हैं तो ये रेशनिस्ट फिलोसोफर हैं। इनका मतलब है, रेशनलिज्म का मतलब है बुद्धि। बुद्धि की शक्ति प्रमुख है, बुद्धि की शक्ति डोमिनेटिंग है, बुद्धि की शक्ति सेंटर में है, बुद्धि की शक्ति ही सब कुछ है। तो बुद्धि की शक्ति अगर सब कुछ है तो इन्हें ज्ञान भी बुद्धि में ही मानना पड़ेगा। इन्हें यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान बुद्धि से ही शुरू होता है। तो ज्ञान बुद्धि से अगर शुरू होगा तो बिना अनुभव के बुद्धि में ज्ञान आएगा कैसे? भाई बुद्धि ही ज्ञान का सारा कुछ बुद्धि ही है ना। तो बुद्धि में ज्ञान बिना अनुभव के आएगा कैसे? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान तो कोई चीज का अनुभव करेंगे तब आएगा ना। तो अगर इन्हें बुद्धि की शक्ति को स्टैब्लिश करना है तो इन्हें इस बाह्य जगत की शक्ति को डिनाई करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जन्मजात डाल दिया गया। ये है जन्मजात आइडियाज, इननेट आइडियाज। ज्ञान जो है बुद्धि में जन्मजात डाल दिया गया। ज्ञान जन्मजात होता है और समय केवल, अनुभव केवल उस ज्ञान को खोलता है, बुद्धि को एक्सप्लोर करता है। और एजुकेशन में इस डेफिनेशन को, ज्ञान की तो नहीं, हाँ ज्ञान की इस डेफिनेशन को एजुकेशन में सोक्रेटिस भी मानते हैं, गांधी भी मानते हैं, टैगोर भी मानते हैं, सब मानते हैं। इनका मतलब ये है कि ज्ञान वो है जो आपके अंदर छुपा हुआ है और वो प्रकट होना। तो समस्त प्रत्यय जो है जन्मजात वो आपकी बुद्धि में पहले से गिवन है। जन्मजात प्रत्ययों का इतना ही मतलब है। क्योंकि ये बुद्धिवादी दार्शनिक है इसलिए इन्हें ज्ञान जो है बुद्धि में ही मानना पड़ेगा, और ज्ञान का स्रोत भी बुद्धि को ही मानना पड़ेगा। मेन पॉइंट ये है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो सोर्स ऑफ नॉलेज अगर इंद्रियों को मानोगे तो भाई जगत को मानना पड़ेगा आधार। लेकिन सोर्स ऑफ नॉलेज बुद्धि को मानोगे तो पता लगाना पड़ेगा सोर्स ऑफ नॉलेज तो बुद्धि है, लेकिन बुद्धि में कहां से आई? तो जन्मजात है प्रत्ययों के रूप में। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा ने नहीं, ये खंडित तो एम्पिरिसिस्ट ने ही कर दिया था ना। वो यही मत तो उठाते हैं कि ज्ञान अनुभव से होता है। इनके बाद जो फिलोसोफर आएंगे, लॉक, बर्कले और ह्यूम, वो यही बात तो उठाते हैं। वो बुद्धि की शक्ति को नीचे करके अनुभव की शक्ति को ऊपर कर देते हैं। तो वही अनुभव, वही तो आज के जो टेक्नोलॉजिकल विकास है जितना, उसका आधार है। जगत से जो सीख रहे हैं वही तो है। तो आज ये प्रूव होता है। बट इसके साथ साथ ये भी प्रूव होते हैं, ये कांट करता है रिकंसाइलेशन ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। बुद्धिवाद और अनुभववाद का पुनर्मिलन, या जो मर्जी बोलो। उनकी तत्वमीमांसा बहुलवाद, प्लूरलिज्म आ गया उनके में।
डेकार्ट में द्वैतवाद आ जाता है, स्पिनोजा में अद्वैत आ जाता है, और लाइबनिज में बहुल आ गया। एक में आ गया ड्यूलिज्म, एक में आ गया मोनिज्म, मोनिज्म या कहीं तो सिंगुलैरिटी, और एक में आ गया नॉन ड्यूलिज्म, और एक में फिर आगे प्लूरलिज्म आ गया। जबकि सभी बुद्धिवादी और सभी गणित बुद्धिवादी हैं और सभी गणित और ज्यामिति विधि को मान्यता देते हैं। भाई आपने एक ही मेथड यूज किया, आप एक ही विचारधारा के फिलोसोफर हो, आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल एक ही है, तो आपका कंक्लूजन एक ही आना चाहिए ना, अगर सत्य है तो। आप अगर डिफरेंट डिफरेंट निष्कर्ष निकाल रहे हो, एक ही रास्ते पे चलकर कोई मंदिर में पहुंच रहा है, कोई मस्जिद में पहुंच रहा है, कोई गुरुद्वारे में पहुंच रहा है, तो रास्ते में गड़बड़ है या मंजिल में गड़बड़ है। रास्ता ठीक है तो मंजिल 3 नहीं हो सकती, और रास्ता आप मान रहे हो ठीक है और फिर भी मंजिल 3 हो रही है, तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। तो लेबनिज डेवलप्स लॉजिको मैथमेटिकल मेथड। तीसरा जो लेबनिज का मेथड आ रहा है वो आ रहा है लॉजिको मैथमेटिकल मेथड। उनका दर्शन सत्य पर विचार से प्रारंभ होता है। सत्य के विषय में लेबनिज का कहना है कि जिसे हम वास्तविकता सत्य कहते हैं, सत्य का उससे घनिष्ठ संबंध है, तो जो सत्य है वही वास्तविक और उसे गहराई से समझना होगा। जिसे हम सत्य कहते हैं, सत्ता कहते हैं, ओंटोलॉजिकल ट्रुथ कहते हैं, सत्य का उससे घनिष्ठ संबंध है, वही ट्रुथ है। निरपेक्ष द्रव्य को ही हम ट्रुथ मानते हैं, तो सत्य और निरपेक्ष द्रव्य के बीच में संबंध होना चाहिए और हमें उसे एक्सप्लोर करना है। निरपेक्ष तत्व अगर सत्य है, मतलब एग्जिस्ट करता है, तो जो सत्य है ट्रुथ, फिर वही वो है। तो इन दोनों के बीच के संबंध को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई कहता है कि सेब लाल है, यह तभी सत्य कहा जा सकता है जब सेब और लाल दोनों जगत में अस्तित्व रखते हों। किसी प्रतिज्ञप्ति के सत्य होने की शर्त यह है कि उसकी विषय वस्तु दुनिया की उन सभी स्थितियों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए जिसका वह उल्लेख करता है। लेबनिज का दावा है कि प्रतिज्ञप्ति तब सत्य है जब विधेय उसके उद्देश्य में अनिवार्यता समाहित हो। किसी प्रोपोजिशन के सत्य होने की क्या कंडीशन है? जब उस प्रोपोजिशन की विषय वस्तु उन सभी स्थितियों के लिए पर्याप्त हो जिनका वह उल्लेख करता है। लेबनिज एक प्रिंसिपल लेके आते हैं अपनी फिलोसफी में, पर्याप्त कारणता का नियम। वो पर्याप्त कारणता का नियम वो यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनकी फिलोसफी में सत्य वह है और वह शर्त है किसी प्रतिज्ञप्ति के सत्य होने की। वो प्रतिज्ञप्ति जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो सारी परिस्थितियां जो दुनिया में हो सकते हैं उस प्रतिज्ञप्ति, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड, वो सारी परिस्थितियां वो प्रोपोजिशन बताए। अगर ये क्लियर डिक्लेयर कर रही है कोई प्रोपोजिशन की ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो वो ये कंडीशन, ये शर्त है, वो सत्य होने की ये शर्त है कि वो प्रतिज्ञप्ति इस बात का गारंटी ले रही है कि एक एक मनुष्य जो है वो मरणशील है, एक भी नहीं बचेगा, तब वो सत्य हो। यानी कि उसे एनालिटिकल होना पड़ेगा। यही वो कह रहा है। लेबनिज का दावा है कि प्रतिज्ञप्ति तब सत्य है जब विधेय उसके उद्देश्य में अनिवार्यता समाहित हो, यानी वो एनालिटिकल, जब उसका प्रेडिकेट उसके सब्जेक्ट में कंप्लीटली समाहित हो। फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, फूल सुगंधित होते हैं। अब ये एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन हो जाएगी, क्योंकि सुगंध से परे कोई फूल की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये प्रूव इससे ये करना चाह रहे हैं कि जिस बात पे मैं लेके जाना चाह रहा हूं उसमें इंडिविजुअल फूल का भी अस्तित्व भी बच जाएगा और सभी फ्लावर का जो एब्स्ट्रैक्शन रूप है, आइडिया, उसका अस्तित्व भी बच जाए। भाई सभी फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, तो भाई उसमें ये भी आ गया कि सारे फूल सुगंधित, और ये भी आ गया कि एक एक फूल भी सुगंधित है। प्रत्येक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, तो इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस भी बच गया, एक एक फूल की भी वैल्यू आ गई और सभी की भी एक साथ भी आ गई। दैट इज एनालिटिक प्रोपोजिशन। लॉजिको मैथमेटिकल मेथड दो प्रकार के ज्ञान हो सकता है, या तो विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक। लेकिन ज्ञान ने कहें तो ये दो प्रकार की प्रतिज्ञप्ति हो सकती है, यही आप ज्ञान समझो।
Analytical judgment is the process of breaking up, and synthetic is building a complex concept. विश्लेषणात्मक निर्णय वो निर्णय होते हैं, कांट की डेफिनेशन है, विश्लेषणात्मक निर्णय या जजमेंट का मतलब, जजमेंट नहीं प्रोपोजिशन होगी यहाँ पे, विश्लेषणात्मक प्रोपोजिशन का अर्थ होता है ब्रेकिंग अप, तोड़ते चले जाना। सपोज मैंने एक पत्थर दिया और मैं कह रहा हूं तोड़ते जाओ, अब तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, चूरा बना दिया। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि उस पूरे चूरे में से एक कण भी उस पत्थर के बाहर से आया है क्या? पत्थर से ही बना है ना वो सारा चूरा, तो वो पहले से पत्थर में था, मतलब दिस इज एनालिटिकल। ठीक है। और दूसरी साइड सिंथेटिक, बिल्डिंग ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। मैं पत्थर भी उठा रहा हूं, ईंट भी उठा रहा हूं, पानी भी उठा रहा हूं, गम भी उठा रहा हूं, फेविकॉल भी ले रहा हूं, 50-60 जितना मेरा मन आ रहा है चीजें ले रहा हूं, सबको गूंथ के बनाए जा रहा हूं और मैंने एक इतना बड़ा तुम्बा बना दिया। तो भाई वो तो मैंने 1000 तरह की चीजें लेके बनाया ना। ये नहीं कह रहा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट में इंक्लूड होगा, ये कह रहा है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा। सुगंध फूल में है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि सुगंध फूल से बाहर कहीं नहीं हो सकती। फूल सुगंधित ही होगा, यानी सब्जेक्ट जो है, प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट को कंटेन किया हुआ है, दैट डजंट मीन कि प्रेडिकेट कहीं और नहीं हो सकता। ये थोड़ी कह रहा है कि सुगंध में फूल है, तब तो बात मानते हैं हम कि सुगंध कहीं और भी हो सकती है, लेकिन इसने ये थोड़ी कहा कि प्रेडिकेट में सब्जेक्ट है। इनकी एनालिटिकल प्रोपोजिशंस की जो डेफिनेशन है वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर डिपेंडेंट है। जो तुम क्वेश्चन उठा रहे हो वो डेफिनेशन, जो क्लियर कट डेफिनेशन आएगी, वो एनालिटिकल प्रोपोजिशंस की डेफिनेशन, मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस की डेफिनेशन, मैथमेटिकल फिलोसोफर्स की डेफिनेशन में आएगी जब हम मूर फ्रेगे की बात करेंगे। एनालिटिकल प्रोपोजिशंस की जो डेफिनेशन वो लोग देते हैं ना, वो तो उस पर भी प्रश्न उठा रहा है रसल। तो उनकी डेफिनेशन ये डेफिनेशन नहीं है एनालिटिक प्रोपोजिशंस की, उनकी डेफिनेशन एकदम अलग है और वही रियल डेफिनेशन है। रसल तो उस डेफिनेशन के भी दुरुपयोग पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो विश्लेषण में जटिल अवधारणा में शामिल सरलतम अवधारणाओं को खोजा जाता है और संश्लेषण में सरलतम अवधारणाओं के माध्यम से अधिक ठोस और जटिल सत्य को खोजा जाता है। विश्लेषणात्मक प्रतीक, जब विधेय अपने उद्देश्य के भीतर पूर्णतः समाहित हो, निश्चितता होती है उनमें अनिवार्यता होती है, उनमें सार्वभौमिकता होती है। 3 चीजें ध्यान रखना, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, यूनिवर्सलिटी। ये एनालिटिकल प्रोपोजिशन का गुण है। ठीक है। लाइक अविवाहित कुंवारा होता है, अविवाहित में कुंवारा होना इंक्लूड है। ठीक है। लाइक 2 + 2 = 4, 4 नामक विधेय 2 + 2 नामक सब्जेक्ट में इंक्लूड है। लाइक ऑल बॉडीज हैव शेप, शेप आकार नामक जो विधेय है वो सभी जो पिंड हैं उनमें इंक्लूड है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, ये 3 कोणों का योग 180 होना ये त्रिभुज में इंक्लूड है। नीचे सब्जेक्ट प्रेडिकेट लिखे हुए। तो एनालिटिक प्रोपोजिशन एकदम क्लियर है। संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति, सिंथेटिक प्रोपोजिशन, जब विधेय अपने उद्देश्य के भीतर पूर्णतः समाहित न हो अपितु अंशतः समाहित हो। इसकी विशेषता यह है कि यह संश्लेषणात्मक होती है, या आकस्मिक होती है, या विशिष्ट होती है। यानी ये कंटिंजेंट है, ये सिंथेटिक है और ये पर्टिकुलर है, सब पे लागू नहीं होती। लाइक विवाहित पिता होता है, क्या पिता होना सभी विवाहितों में इंक्लूड है? लाइक 2 बूंद + 2 बूंद = 4 बूंद, क्या सर्टेनली 2 और 2 बूंद 4 बूंद होते हैं? लेकिन उसे अगर मेजरमेंट किया जाएगा तोल के तो 4 के बराबर वेट आ जाएगा। रियल वर्ल्ड में मैथमेटिक्स सर्टेन नहीं है, मैथमेटिक्स अपने वर्ल्ड में ही सर्टेन है। ऑल बॉडीज आर हैवी
हो भी सकती है हैवी और नहीं भी हो सकती। हैवी तो पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। बच्चे के लिए तो बहुत हल्की सी प्लास्टिक की बॉल भी हैवी है, या एक धागे का एक छोटा सा गिट्टा भी हैवी है, लेकिन बड़े आदमी के लिए धागे गिट्टा कहाँ हैवी है। हैवीनेस तो डिपेंड करती है कंडीशन पर। किसी आदमी का वजन पृथ्वी पर 70 किलो है, चांद पर जाकर उसका वजन 42 किलो रह जाता है। 42 किलो नहीं, उतना कितना, छठा हिस्सा कितना होता है 70 का, लगभग 11 किलो रह जाता है। बस इतना ही रह जाता है। ठीक है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान नहीं होती, केवल एक स्क्वायर की चारों भुजाएं समान होती हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, और हो भी सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर को भी चतुर्भुज बोल सकते हैं ना। ठीक, तो ये सिंथेटिक प्रोपोजिशन के उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिज्ञप्तियां विश्लेषणात्मक, और इन प्रतिज्ञप्तियों में विषय में हमेशा विधेय निहित होता है। इसलिए यह विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए तो निगमन संभव होना और निर्णय सही होंगे। इनके अनुसार, लाइबनिज के अनुसार, दुनिया में कहीं भी, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, संश्लेषणात्मक ज्ञान है ही नहीं। जहां भी है विश्लेषणात्मक ज्ञान है, निगमनात्मक ज्ञान है, बस हमें उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए यदि विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए तो निगमन संभव और निर्णय सही होंगे। निगमन को विचार के सबसे सामान्य सिद्धांत से शुरू होना चाहिए, और सबसे सामान्य अवधारणा ईश्वर की अवधारणा है। वो कहते हैं स्टार्ट ही ईश्वर से करो भाई। सबसे सरल अवधारणा क्या है? ईश्वर की है, तो ईश्वर से शुरू करो। ईश्वर के लिए समस्त ज्ञान निगमनात्मक है, ईश्वर के निर्णय पूरी तरह से विश्लेषणात्मक है, लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा ज्ञान तर्क और गणित के अमूर्त क्षेत्रों तक ही सीमित है। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी अपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो खुद पूर्ण है। तो समस्त ज्ञान जो है उसके लेवल पे, समस्त प्रोपोजिशन, समस्त नॉलेज जो है वो विश्लेषणात्मक है, निगमनात्मक है। लेकिन यह नॉलेज जब मानव के लेवल पे पहुंचती है तो मानव की सीमित बुद्धि के कारण केवल मैथमेटिक्स और लॉजिक तक सीमित हो जाती है, बाकी सब सिंथेटिक हो जाता है। ईश्वर के लिए बाकी सब सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, Leibniz also claims that propositions is true forever. For example, if today India is a developing country in 2023, it will remain true forever even when India will have developed, though people may not remember that India was a developing country in 2023, but proposition would remain true. हम समय काल परिस्थिति की दृष्टि से जब देखते हैं चीजों को, तब हमें वो चीजें सिंथेटिक दिखाई देती हैं। लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री 2023, 2023 में पढ़ाता था मैं, तब का है ये। 2023 में अगर मैं कहूं कि इंडिया जो है विकासशील देश है, और 2070 में, 2080 में इंडिया पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप हो चुका है, तो ये प्रोपोजिशन तो तब भी ट्रू रहेगी, लेकिन ये पास्ट में चली जाए। तो प्रोपोजिशंस आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज एनालिटिकल, बस उन्हें देखने की दृष्टि हमें ईश्वर वाली करनी पड़ेगी। फिर ये जस्टिफाई करने के लिए कि सत्य वो है जो सभी परिस्थितियों को रिप्रेजेंट करे, एक नियम लेके आता है, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, पर्याप्त कारणता का नियम। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन के नाम से पहले से लॉजिक में है, जिसे तुम जानते हो तो बोलते हैं मोडस टॉलेंस। इनको हिंदी में तो बोलते हैं पर्याप्त कारणता और अनिवार्य कारणता। Selection of predicates is not random, but one predicate or a set of predicates explains another predicate. Thus, so many predicates can be true for a subject which are hanging together and create a network of explanation. Thus, for every predicate which is true, there are so many true predicates, and they become the sufficient reason for its being true. Leibniz, here by the principle of sufficient reason, seems to demolish the necessity of free will, which is the fundamental requirement of the moral obligations. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक ही सब्जेक्ट के साथ बहुत सारे प्रेडिकेट हो सकते हैं, हजारों प्रेडिकेट हो सकते हैं, और हजारों प्रेडिकेट में से प्रत्येक प्रेडिकेट दूसरे प्रेडिकेट के साथ संयोग करके सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। मैं अगर कहूं कि कर्ड इज व्हाइट, या मैं कहूं कि मिल्क इज व्हाइट, तो
मिल्क तो वाइट वाइट तो मिल्क में जो है वो इंक्लूड है, लेकिन डजंट मीन कि मिल्क वाइट तक लिमिटेड है। मिल्क के साथ और भी बहुत से प्रेडिकेट आ सकते हैं, जितने लाना चाहो उतने आ सकते हैं, लेकिन सारे प्रेडिकेट मिल्क को ही कंप्लीट करने में लगे हैं, और सारे प्रेडिकेट एक दूसरे के प्रति ट्रू हैं। Thus, so many predicates can be true for a subject which are hanging together and create network of explanation. So many predicates hanging together. सारे प्रेडिकेट एक साथ जुड़े हुए हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एंड टुगेदर एंड क्रिएट ए नेटवर्क, और वो सारे के सारे प्रेडिकेट्स उस मिल्क के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन का एक नेटवर्क खड़ा कर देते हैं। और जब हम नेटवर्क खड़ा कर देते हैं तो वो सारा नेटवर्क कहीं ना कहीं से आपस में जुड़ के वो सफिशिएंट रीजंस बन जाती हैं उस सब्जेक्ट के ट्रू होने के लिए। All the predicates are in the same subject, and all predicates not individually but getting together explain that subject. What he's saying next, he's saying that thus for every predicate which is true there are so many true predicates and they become the sufficient reason for its being true. Thus for every predicate which is true there are so many true predicates. इसलिए प्रत्येक विधेय, प्रत्येक प्रेडिकेट जो सत्य है उसके साथ और बहुत सारे सत्य प्रेडिकेट हैं जो उस एक प्रेडिकेट को सत्य होने के लिए सहयोग करते हैं। कोई भी प्रेडिकेट अपने साथ के प्रेडिकेट के अलग होकर सत्य नहीं होता है, क्योंकि हम कहें कि अगर हम कहें कि मिल्क इज व्हाइट, तो व्हाइट और मिल्क एक दूसरे का आइडेंटिकल हो जाए तो व्हाइट जो है मिल्क के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन तो है नहीं। तो मिल्क व्हाइट है, व्हाइट को सपोर्ट कौन कर रहा है मिल्क सब्जेक्ट के साथ ट्रू होने के लिए? जो मिल्क की अदर प्रेडिकेट्स हैं, लाइक इट इज लिक्विड, इट कम्स फ्रॉम बफेलो और काउ वट एवर, इट हैज स्वीटनेस, इट इज कोल्ड, इट इज टेस्टी, दोज ऑल प्रेडिकेट्स जो है वो व्हाइट को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये प्रेडिकेट सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पे लागू होंगे, किसी और पे लागू ही नहीं होंगे। ये भी एक मुद्दा है। फिर उस चीज में जो व्हाइट है, वो व्हाइट फिर सब स्पेशली जो अदर प्रेडिकेट के सपोर्ट से ट्रू हुआ है वो केवल और केवल दूध पे लागू होगा। बात को समझो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पे लेibniz कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रेडिकेट सारे के सारे जो हैं वो हर एक प्रेडिकेट दूसरे प्रेडिकेट को सपोर्ट करता है। सारे प्रेडिकेट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सारे प्रेडिकेट एक दूसरे को सपोर्ट करके इस तरह का एक वेब बनाते हैं जो उस मिल्क पे ही लागू होता है और किसी पे लागू नहीं होता। और फिर वो प्रेडिकेट्स का संपूर्ण जाल जो सिर्फ और सिर्फ उस मिल्क पे लागू होता है उस मिल्क के समान आइडेंटिकल हो जाता है। सपोज मैंने ली ऑरेंज, एक तरफ मैंने लिया ऑरेंज, एक तरफ मैंने लिया एप्पल। ऑरेंज स्वीट, सिट्रस एंड क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर का, एंड इट हैज सम क्या बोलते हैं उनको, स्लाइसेस, एंड इट हैज ए कवर ऑन इट, एंड इट हैज सम काइंड ऑफ सीड्स, एंड बहुत सारी चीजें मैंने डाल दी। फिर मैंने लिया एप्पल, स्वीट, सिट्रस, इट हैज इट्स कवर, इट इज रेडिश। मतलब 100 अगर मैं प्रेडिकेट ऑरेंज के साथ दिखा रहा हूं, 100 मैं एप्पल के साथ दिखा रहा हूं, तो उनमें से हो सकता है 99 प्रेडिकेट, 99 प्रेडिकेट एक दूसरे से मिल जाएं, लेकिन एक प्रेडिकेट पक्का मिलेगा जो दोनों में डिफर होगा, और वो एक प्रेडिकेट ही अलग करके उन सभी 99 प्रेडिकेट को सच कर देगा, और केवल केवल ऑरेंज वाले ऑरेंज के लिए और एप्पल वाले एप्पल के लिए सत्य कर देगा। तो फिर वो 100 प्रेडिकेट का जो गठजोड़ है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आइडेंटिकल हो जाएगा। फिर जब आप उन 100 प्रेडिकेट को एक साथ रखोगे तो प्रत्येक बंदा समझेगा दिस इज ऑरेंज, वो फिर एप्पल नहीं समझेगा, चाहे 99 मैच करते हो, लेकिन वो एक प्रेडिकेट जो है वो सफिशिएंट रीजन का काम कर देगा उन सब 99 प्रेडिकेट के लिए।
बिल्कुल इसने कहा है कि संश्लेषणात्मक प्रपोजिशन है, लेकिन इसने एक बात और कही है, सभी प्रतिज्ञप्तियां विश्लेषणात्मक होती हैं। हमारी सीमित बुद्धि के कारण हाँ, हम सिर्फ लॉजिक और उसको ईश्वर की दृष्टि से सब विश्लेषणात्मक है। तो जब दूध को हम इतने सारे प्रेडिकेट निकाल के दूध को जब जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो ईश्वर की दृष्टि से ही तो हो रहा है, हमें तो वो समझना पड़ेगा। तभी तो दूध डिफर हो रहा है भाई, तभी तो ऑरेंज और एप्पल डिफर हो रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन हमें तो वो दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी प्रेडिकेट वाली, उसके सारे प्रेडिकेट ढूंढने पड़ेंगे जो हम नहीं ढूंढ सकते। समझ गए ना? वरना एक एप्पल और दूसरे एप्पल के बीच में भी जो डिफरेंस है, हम वो पकड़ लेते हैं वो डिफरेंस, लेकिन हमें कहा जाए कि बताओ सारे प्रेडिकेट, तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली डिफरेंस है, इसी से प्रूव होता है कि उनके प्रेडिकेट्स अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं एक दो प्रेडिकेट अलग हो रखे हैं। वो प्रेडिकेट उनका मीठा होना भी हो सकता है, वो प्रेडिकेट उनका साइज भी हो सकता है, वो प्रेडिकेट उनके अंदर का बीज की संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ईश्वर के लिए तो नहीं है ना वो। तो इसका मकसद तो सभी प्रोपोजिशन को एनालिटिकल प्रूव करना था, ताकि ये सिद्ध कर सके कि सारा ज्ञान निश्चित है। तो सिंथेटिक को तो चैलेंज करेगा ही करेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि दूध इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट या ऑरेंज इज स्वीट, तो ये सिंथेटिक होने से बचाने के लिए सारे एक सफिशिएंट रीजन का प्रिंसिपल आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है ये, इंडिविजुअली मुझे बहुत पसंद है ये इसका। इसने वास्तव में एक व्याख्या करने की कोशिश की कि भाई अगर डिफरेंस है चीजों में, तो एक चीज जो डिफरेंस डिफरेंस ले रही है दूसरी चीज से, तो उसमें कुछ तो ऐसा विशिष्ट है जो उसी का अधिकार क्षेत्र है, और वो अधिकार क्षेत्र इसके प्रेडिकेट्स हैं जो इसे डिफर कर रहे हैं, और वो एक दूसरे के लिए सफिशिएंट रीजन बनते हैं। प्रेडिकेट बदल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रेडिकेट तो वो एक सेम रहेंगे ना। इसलिए इस दुनिया में जितनी भी हमें समानता दिखाई देती है ना, वो उन प्रेडिकेट्स के कारण है जो एक प्रकार की चीजों में पाए जाते हैं, और विभिन्नता दिखाई देती है वो भी उन प्रेडिकेट्स के कारण है जो एक जैसी चीजों में नहीं पाए जाते, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरी चीज में मिल जाएंगे। देर आर प्रेडिकेट्स ओनली, और वो प्रेडिकेट्स मिलके ही सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं। बट यहां पे एक प्रिंसिपल, यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। लेबनिज हियर बाय द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन सीम्स टू डिमोलिश द नेसेसिटी ऑफ फ्री विल व्हिच इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द मोरल ऑब्लिगेशंस। अब इन्होंने ये सफिशिएंट रीजन वाला देखे ना एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी, फिर मैकेनिज्म आ गया, फ्री विल नहीं बची। अब फ्री विल नहीं बची तो समस्या ही खड़ी हो गई। यहां प्रश्न यह है कि सभी विधेय एक ही विषय के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्या वे रैंडम ढंग से या मनमाने ढंग से चुने जाते हैं? लेबनिज कहते हैं नहीं। भाई समस्या ये आ जाती है कि ठीक है सारे प्रेडिकेट एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत आ गए, तो क्या वो रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं सब्जेक्ट द्वारा? तो वो कहता है कि नहीं, रैंडमली नहीं होते हैं, क्योंकि रैंडमली होते तो दूध कभी पानी जैसा लगता और कभी जूस जैसा लगता। दूध दूध ही क्यों बन रहा है? नहीं नहीं, स्पिनोजा का खंडन का तो यहाँ कहीं कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। स्पिनोजा का खंडन तो एक ही जगह है कि भाई आप इंडिविजुअल का जो अस्तित्व हटा रहे हो, पर्टिकुलर का जो अस्तित्व खत्म कर रहे हो, हम उसे स्टेब्लिश करूंगा, बस इतना। बाकी स्पिनोजा को कोई विरोध नहीं है इससे। ये उस फिलोसॉफी भी नहीं जाता है कि द्रव्य और गुण के कारण, ये सब कुछ द्रव्य है, सारा ही द्रव्य है, ये गुण की व्याख्या ही नहीं हो रही यहाँ पे। संख्याएं सब संख्याएं ही हैं, डिफरेंस क्वांटिटी का है। लेब्निज कहते हैं नहीं, विधेय का चयन यादृच्छिक नहीं बल्कि एक विधेय या दूसरे विधेय का एक सेट दूसरे विधेय की व्याख्या करता है। प्रेडिकेट या प्रेडिकेट का एक सेट उससे जुड़े हुए एक सब्जेक्ट के दूसरे प्रेडिकेट को एक्सप्लेन करता है। ये सारे प्रेडिकेट एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार एक विषय के लिए इतने सारे विधेय सत्य हो सकते हैं जो एक साथ रहते हैं और स्पष्टीकरण का एक नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर? इस प्रकार के प्रत्येक सत्य विधेय के लिए बहुत सारे सत्य विधेय होते हैं और वे उसके सत्य होने के लिए पर्याप्त कारण बन जाते हैं। यह लेबनिज का पर्याप्त कारणता का सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त उनका दावा है कि ऐसे पर्याप्त कारण होने चाहिए कि चीजें जैसी हैं वैसी हैं, अन्य नहीं। वो कहता है कि भाई जगत में विभिन्नता साफ दिखाई दे रही है और चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं, उससे अलग वो नहीं है, दूध पानी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो सफिशिएंट रीजन दूध को सपोर्ट दे रहा है जो उसे दूध बना रहा है, और उससे डिफर सफिशिएंट रीजन कोई पानी के लिए काम कर रहा है जो उसे पानी बना रहा है। लेबनिज का तर्क है यदि ऐसा नहीं होता तो दर्शन और विज्ञान संभव नहीं होता।
फिर हम खोज क्या करते हैं? कंप्लीमेंट यानी पूरक। क्या होता है कंप्लीमेंट, किसे कहते हैं? अच्छा, महात्मा बुद्ध का अपोहवाद पढ़ा है बुद्धिज्म का? क्या है वो? तो इस अपोवाद की थ्योरी से बुद्धिस्ट फिलोसफी न्याय के किस सिद्धांत को काटती है? अच्छा, गाय गाय क्यों है अकॉर्डिंग टू प्लेटो? सभी गायों में वो गोत्व नामक सामान्य तत्व विद्वान है, जिसकी वजह से वो गाय गाय है, गाय के अतिरिक्त कुछ और नहीं। महात्मा बुद्ध यानी बुद्धिस्ट फिलोसफी इस सामान्य के सिद्धांत को, क्योंकि वो सामान्य के एक एग्जिस्टेंस मान ले रहे हैं प्लेटो की तरह, इस सिद्धांत को काटने के लिए अपोह का सिद्धांत लेके आए। उन्होंने कहा कि गाय इसलिए गाय नहीं है कि उसमें गोत्व नामक तत्व विद्यमान रहता है, गाय इसलिए गाय है कि वो अगाय नहीं है। गाय को गाय बनाता है गाय का कंप्लीमेंट। यानी एक वर्ग अगर मैंने गाय का बना दिया तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, उस गाय के वर्ग के बाहर जो भी कुछ है वो सब अगाय है, और वो अगाय एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल्स के रूप में, जो उस गाय के सभी इंडिविजुअल्स को गाय बनाता है। वहां कोई सामान्य द्रव्य नहीं है। क्लियर? अब वापिस अपने इस स्टेटमेंट पे आओ। ऐसे पर्याप्त कारण होने चाहिए कि चीजें जैसी हैं वैसी हैं, अन्य नहीं। अगर मैं कहूं कि सारे जो पर्याप्त कारण है वो ही कंप्लीमेंट हैं, तो चीज समझ में आएगी? क्लियर होगा? फिलोसफी और साइंस पॉसिबल ही क्यों हो रहे हैं? साइंस क्या कर रहा है? साइंस तो विशिष्ट तत्व द्रव्यों की खोज से सामान्य सिद्धांत खोज रहा है ना। अगर उसे विशिष्ट द्रव्य ही नहीं मिलेंगे, विशिष्ट तत्व ही नहीं मिलेंगे नेचर में, सब कुछ एक ही हो जाएगा, डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो पाएगा, तो साइंस तो पॉसिबल है ही नहीं। और फिलोसॉफी भी किस विशिष्ट और सामान्य का फर्क कैसे करेगी फिर? तो फिलोसॉफी क्या कोई भी विज्ञान पॉसिबल नहीं होगा? ये कहना चाह रहे हैं कि डाइवर्सिटी ही किसी विज्ञान को, किसी ज्ञान को, किसी दर्शन को, किसी विधा को अवसर देती है कि वो उसमें खोज कर सके। अगर विभिन्नता ही नहीं होगी तो खोज क्या करेंगे? मोनाड्स को तो फिर डाइवर्स होना ही पड़ेगा ना, वरना हम खोज नहीं कर रहे होते। हम खोज मतलब विज्ञान और दर्शन के लिए ये जानो कि अगर हम उनमें रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी या विभिन्नता या अलग अलग होना चीजों का, वो उसका पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट समझते हो कैसे, किसे कहते हैं? कांट की फिलोसफी में ईश्वर, आत्मा और फ्री विल, तीन को नैतिकता का पोस्टुलेट माना गया है। पोस्टुलेट का मतलब प्री कंडीशन, प्री बट नेसेसरी कंडीशन, और उसके बिना आगे की पॉसिबल ही नहीं है। इफ आई से यू दिस इज द कर्ड, जस्ट टेस्ट इट, then it is confirmed there was milk. Without milk there would be no curd. Milk is the precondition, the postulate of curd. ठीक है? तो भाई ये डाइवर्सिटी तो पोस्टुलेट है किसी भी ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का, और अगर ये पोस्टुलेट है तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। कार्य कारण संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? पर्याप्त कारणता का मतलब ये थोड़ी है कि भाई कारण शब्द ही आ गया तो कारण कार्य संबंध तो है। पर्याप्त कारणता का कुल मतलब इतना है कि किसी चीज के एक दूसरी चीज से अलग होने के लिए जितने भी प्रेडिकेट हैं उनमें से कोई एक प्रेडिकेट मुख्य भूमिका निभा रहा है, वो कारण में ही है। वो 99 कारण भी हैं और वो एक भी कारण है, लेकिन वो एक पर्याप्त कारण है, बाकी सब कारण कार्य की श्रृंखला में। भाई कारण ही तो कार्य बनता है। दूध ही तो दही बना, वो दही पनीर के लिए, वो दही पनीर के लिए या लस्सी के लिए फिर कारण हो जाती है। कारण कार्य की श्रृंखला क्या कहती है? इंटेलमेंट, कंटिन्यूएशन क्या कहती है? भाई एक कारण कन्वर्ट होकर कार्य बनता है और वो कार्य फिर अगले कार्य के लिए फिर कारण बन जाता है। तो कारण ही तो कार्य में कन्वर्ट होता है, वो कारण कहा कारण ही जाएगा। दूध ही तो दही में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कारण रूप में तो वो दूध ही है। कारण कार्य का नियम तीन तरह से काम करता है, ये आगे आएगा तब मैं बताऊंगा, जिसमें डेविड ह्यूम ने भी तीन बताए हैं, और इमानुएल कांट ने भी अपनी कैटेगरी में रिलेशन नाम की कैटेगरी रखी है, जिसे तीन पार्टीशन किए हैं, कॉज एंड इफेक्ट,
रेसिप्रोसिटी बिटवीन एजेंट एंड पेशेंट, और एक और रखा है उसने। तो वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि ये 3 तरह से काम करता है कॉजेशन। उसमें बाकी इंडियन फिलोसफी के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जब मैं कॉजेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा एक लेक्चर कॉजेशन पर ही होगा। निगमन विचार के सबसे सामान्य सिद्धांतों से शुरू होने चाहिए, और सबसे सामान्य अवधारणा ईश्वर की ही अवधारणा है। अगर डिडक्शन पॉसिबल है तो डिडक्शन हमेशा जो उसकी फर्स्ट प्रोपोजिशन होती है वो बिल्कुल एकदम जनरल प्रोपोजिशन होती है, जो यूनिवर्सल होती है, पूरी तरह से यूनिवर्सली वैलिड होती है, यूनिवर्सली ट्रुथ होती है। तो फर्स्ट प्रोपोजिशन को यूनिवर्सली ट्रुथ और यूनिवर्सली वैलिड होना चाहिए। और हमारे ख्याल में, हमारी कल्पना में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे तर्क में, हमारे अनुसंधान में मोस्ट यूनिवर्सल जो है वो द्रव्य जो है वो ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। भाई अगर हम किसी को प्राइम, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, पूरी तरह से सार्वभौमिक, पूरी तरह से सर्टेन, नेसेसरी मानेंगे, तो जिसको भी हम मानेंगे उसी को तो ईश्वर कहेंगे। अब आप उसे एक्स वाई जेड ईश्वर शब्द, कुछ भी शब्द दे दे, लेकिन प्राइम तो वही है, एब्सोल्यूट तो वही है। तो ईश्वर ही सबसे सामान्य अवधारणा है। अब उसी से आगे का डिडक्शन होगा। तो ये उसी कंडीशन में आ गए। देखार्ते ईश्वर एकमात्र द्रव्य है। स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद वही है जो कुछ है, ये भी वही है पहुंच रहा है। ईश्वर के लिए सभी ज्ञान निगमनात्मक है और ईश्वर के निर्णय पूरी तरह से विश्लेषणात्मक है, लेकिन मनुष्यों के लिए ऐसा ज्ञान तर्क और गणित के अमूर्त क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, सीमित है। अधिकांश मानव का ज्ञान कंडीशनल और अस्थायी है, लेकिन मानव ज्ञान में संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ईश्वर के लिए समस्त ज्ञान विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक है, पर मनुष्य के लिए लिमिटेशन सिर्फ लॉजिक और मैथमेटिक्स तक है। लेकिन मनुष्य के सामान्य ज्ञान के अंदर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मकता का जो अंतर है ना, वो इस बात को इस बात का समर्थन करता है कि वास्तव में अधिकांश जो ज्ञान है वो निगमनात्मक ही होता है। बस हमारी लिमिटेशंस, मतलब विश्लेषणात्मक ही होता है, हमारी लिमिटेशंस के कारण हम उसको नहीं पकड़ पा रहे। विश्लेषण और संश्लेषण का यह सिद्धांत उन्हें चिदणु यानी मोनाड्स के उनके आध्यात्मिक सिद्धांत तक ले गए। प्रत्येक मोनाड व्यक्तिगत और पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित है। प्रत्येक व्यक्तिगत पदार्थ इसके अंदर है। प्रत्येक व्यक्तिगत मोनाड ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है। इस श्रृंखला में ईश्वर सबसे शुद्ध मोनाड है। विश्लेषण और संश्लेषण का सिद्धांत उन्हें चिदणु के उनके आध्यात्मिक सिद्धांत तक ले गए। अब वो पर्याप्त कारणता को लाके कहते हैं, मैंने शुरू में बताया, मोनाड जो है वो क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है। और क्वांटिटी कहाँ काम करती है? हमारे जड़ जगत में। हमारे जड़ जगत में डाइवर्सिटी किस चीज को प्रूव कर रही है? क्वांटिटी को ही तो प्रूव कर रही है। चीजें गिनने लायक हैं, काउंटेबल हैं, क्वांटिटेटिव हैं, चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। ये किस बात का प्रमाण है? ये डाइवर्सिटी का प्रमाण है। तो हमारा जो जगत है वो एक तरह से, इसको इस तरह समझो, हमारा जो जड़ जगत है वो डाइवर्सिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, वो डिफरेंस पे ही डिपेंड कर रहा है, वो विभिन्नता पे ही डिपेंड कर रहा है। और अगर वो विभिन्नता पे डिपेंड कर रहा है तो चिदणु यहाँ पे अस्तित्व रख रहे हैं। और विभिन्नता जो है वो क्वांटिटेटिवली है, क्वांटिटेटिव है। और लाइबनिज जो है स्टार्ट में कह के चले हैं कि चिदणु क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है, क्वालिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली नहीं। क्योंकि जो चीज क्वालिटेटिवली डिफरेंस होगी वो कभी एक नहीं हो सकती। क्वालिटेटिवली डिफरेंस सिर्फ दिख रहा है हमें, एक्चुअली ये क्वालिटेटिवली डिफरेंस के कारण ये डाइवर्सिटी जो बन रही है ये हमारे लेवल पे क्वालिटेटिवली है। वो तो शुरू में कह के चल रहे हैं क्वालिटेटिवली डिफरेंस नहीं है। अगर रैशनलिस्ट फिलोसोफर चीजों को क्वालिटेटिवली डिफरेंस मान लेंगे ना तो वो अपने ही सिद्धांतों में फंस जाएंगे, फिर वो पहुंच नहीं पाएंगे मेन प्रिंसिपल पर। तो इसमें जो डाइवर्सिटी दिखाई है वो डाइवर्सिटी जरूर दिखाई है, बट वो ईश्वर की सत्ता को चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि रियल में अगर उस तरह की डाइवर्सिटी आ जाएगी जो क्वालिटेटिवली होगी तो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, फिर वो मिल नहीं सकेंगी।
अगर रियल लाइफ एग्जांपल उठाऊं तो मैं, पानी और तेल कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो क्वालिटेटिवली डिफरेंस है। ये एक वैसा एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं नहीं मिल सकते। फिर वही है कि भाई सारी चीजों को इकट्ठा करके इतनी सारी चीजों को ऐसे जोड़ते जोड़ते इतनी से में कन्वर्ट करो, सारा मिल जाएगा वहां पे, क्वालिटेटिव डिफरेंस रहेगा ही नहीं। ये जगत जो है, इसके संबंध आपस में होते हैं, सारी चीजें आपस में मिलाई जा सकती है, इसका प्रमाण है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। तो जब तुम्हारा वो क्वेश्चन आया था कि सभी मोनाड अलग अलग हैं, तो वो क्वांटिटेटिवली अलग अलग हैं। क्वालिटेटिवली प्रत्येक मोनाड दूसरे मोनाड को रिफ्लेक्ट करता है। क्वालिटेटिवली एक मोनाड और दूसरे मोनाड में कोई भी अंतर नहीं है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, मतलब जो वो क्या, वो एक स्टेटमेंट आती है इंडियन फिलोसॉफी में, पिंड और ब्रह्मांड ऐसा कुछ करके एक स्टेटमेंट है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो एक चिदणु में है, एक मोनाड में है, वो पूरे यूनिवर्स में है। यानी एक मोनाड पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है। और जितने भी मोनाड है वो सारे के सारे पूरे यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, तो वही यहां पे लाइबनिज कहना चाह रहे हैं। तो जो डिफरेंस है ना, वो क्वांटिटी का हो गया ना भाई, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस तरह से हो गया। बट है वो सारे के सारे उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसकी स्टेटमेंट है, पढ़ी होगी, कि मोनाड्स जो है विंडोलेस है, उनमें खिड़की नहीं है की। तो एक मोनाड दूसरे मोनाड से कुछ नहीं लेता देता है, क्योंकि लेने देने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती ना। क्योंकि अगर किसी मोनाड में दूसरे से कुछ ज्यादा या कम होता तो वो लेते देते, जो इसमें है वही उसमें है, वही सब में है, तो उनको लेने देने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या लेंगे देंगे वो? कोई नंबर है 5, इधर भी नंबर है 5, इधर भी नंबर है 5, तो 5 अपने 5 न होने के लिए थोड़ी कुछ लेगा देगा थोड़ी, या 5 अपने 5 होने के लिए दूसरे से क्या लेगा? प्रत्येक मोनाड व्यक्तिगत और पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित है। क्लियर है? ये भी आ गई बात। प्रत्येक व्यक्तिगत पदार्थ इसके अंदर है। प्रत्येक व्यक्तिगत मोनाड ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है। इस श्रृंखला में ईश्वर सबसे शुद्ध मोनाड है। अब ये शुद्ध किस सेंस में कह रहा है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिवली डिफरेंस नहीं मानता है। क्या समझना है क्या नहीं समझना है, क्योंकि कंट्राडिक्शन तो इनकी फिलोसफीज में है। तो ये उसका एक क्रिटिसिज्म है कि शुद्धता से आपका क्या तात्पर्य है। अब शुद्धता से इसका तात्पर्य शक्ति हो सकता है, क्योंकि लाइबनिज जो है वो गति नहीं मानता, मोनाडों में शक्ति मानता है। और इसके पीछे भी उसका बड़ा टेक्निकल कारण है, जिसपे हम आगे डिस्कस करते हैं। लाइबनिज का चिदणुवाद आध्यात्मिक बहुलवाद का, बहुतत्ववाद का उदाहरण है। यहां पे ये चीज ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल एक ही चीज है। वो बस नाम बदल देता है, उसके नाम बदलने के पीछे एक टेक्निकल कारण है जो मैं भी डिस्कस करूंगा। वो गति कोई शक्ति कह रहा है, लेकिन वो शक्ति कहना उसकी मजबूरी है। ठीक है, और इसी कारण उसके मोनाड्स जो है उनका नेचर भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस लाइन को अपने दिमाग में रख लो। लाइबनिज का चिदणुवाद आध्यात्मिक बहुतत्ववाद का उदाहरण है। बहुतत्ववाद तो है इसमें, वो तो क्लियर ही है, लेकिन ये आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ है अभी आगे हम आएंगे तीसरे स्टेटमेंट पे। यथार्थ तत्व का आवश्यक लक्षण विस्तार ना होकर शक्ति और सक्रियता है, इसलिए गति के संरक्षण के नियम के आधार पर शक्ति के संरक्षण का सिद्धांत माना जाना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट दिमाग में रखना, तीसरे से दोनों क्लियर हो जाएंगी। भौतिक शास्त्र में अणु सबसे सरल इकाई है, वह यथार्थ है किंतु अविभाज्य नहीं है। दूसरी ओर गणित में बिंदु अविभाज्य है किंतु यथार्थ नहीं है। अब भैया आपको मौलिक द्रव्य अगर मानना है, जो एब्सोल्यूट एंटिटी माननी है, तो उस एब्सोल्यूट एंटिटी को ऐसा आना चाहिए जो रियल भी हो और जो एक यूनिट भी हो, जिसको और डिवीजन ना हो सके, क्योंकि डिवीजन होता चला जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगी। जो एक यूनिट के रूप में आ जाए बस, जिसका आगे विभाग ना कर सके, तोड़ नहीं सके।
तो अगर हम भौतिक वाले यानी फिजिक्स वाले एटम को लेंगे तो भाई वो तो भाई साहब तोड़ते चले जाओ, जितना मर्जी तोड़ते चले जाओ, ठीक है। लेकिन उसमें एटम बिल्कुल सिंपलेस्ट तो है, यानी कि वो पार्टिकल्स के लेवल पर पहुंच जाता है जहां पे अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन वो टूटना बंद नहीं करता। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैथ वाले को माने, यानी कि कहने का मतलब अगर हम जड़ जगत के में तत्व को ढूंढें तो समस्या आती है कि वो विभाजित होता चला जाता है। दूसरी तरफ हम जड़ की बजाय अजड़ जगत में तत्व माने, लाइक इन मैथमेटिक्स, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि बिंदु और आगे तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन वो रियल थोड़ी है भाई, प्रॉब्लम आ गई ना। तो हम फिजिक्स वाले को भी नहीं मान सकते, हम मैथमेटिक्स वाले को भी नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों विशेषताएं इसके अंदर नहीं है, अविभाज्य होने की और रियल होने की। तो एक यहां पे एक एक विशेषता एक के अंदर है, एक विशेषता एक के अंदर है, इसलिए वो कहता है कि इनका स्वरूप ना जड़ है और ना अजड़ है, इनका स्वरूप आध्यात्मिक है, जो रियल भी है, ठीक है, और जो अविभाज्य भी, दो डिविजिबल नहीं है। इसलिए वो कहता है कि इनमें मैं गति नहीं मान सकता, क्योंकि गति होगी तो वो जड़ में आ जाएगी, गति जड़ में है, गति से मोशन केवल और केवल भौतिक द्रव्य में है, इसलिए मैं यहां पे गति की बजाय इनमें शक्ति मानता हूं, क्योंकि इनका नेचर वो नहीं है जो भौतिक जगत की वस्तुओं का है। तो चिद अणु से भौतिक जगत उत्पन्न जरूर हो रहा है, लेकिन इनका जो बेसिक मूल इकाइयां हैं वो आध्यात्मिक है। तो यहां पर उस स्पिरिचुअलिटी ले आया फिजिक्स फिलोसॉफी वाली। प्रॉब्लम ये है कि जो मौलिक इकाई है इस ब्रह्मांड की, जिससे सब कुछ बना है, वो हम क्या माने? वो दो ही विकल्प है हमारे सामने, या तो मैं भौतिक मानूं या अभौतिक मानूं, या तो मैं मार्क्स हो जाऊं या मैं हेगल हो जाऊं। अब मैं अगर भौतिक मानता हूं तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि भौतिक जो जो जड़ जो मूल इकाई होगी उसको एक यूनिट होना हुआ, यानी वो आगे तोड़ी ना जा सके, उसको विभाजन न किया जा सके। लेकिन फिजिक्स का एटम विभाजित होता चला जाता है, उसका एंड नहीं है, इंफिनिटी है, तो हम इसको नहीं मान सकते मौलिक इकाई। लेकिन दूसरी तरफ गणित का जो एटम है, जो बिंदु है, वो सबसे छोटी इकाई है, उसका आगे विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि बिंदु को आप कितना बड़ा बना लो बोर्ड पे, कितना भी छोटा बना लो, वो बिंदु ही कहलाएगा, वो आगे विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो रियल नहीं है, यथार्थ नहीं है। भौतिक वाला यथार्थ है परंतु विभाज्य है, गणित वाला अयथार्थ है, अविभाज्य है, लेकिन यथार्थ नहीं है। मौलिक इकाई तो वो होनी चाहिए जो यथार्थ भी हो और अविभाज्य भी हो, तो ऐसी ये दोनों ही नहीं है। इसलिए वो तीसरा एटम लेके आता है जिसे वो मोनाड कहता है, कि ये अविभाज्य भी है, अपने आप में इकाई भी है, और साथ ही साथ ये यथार्थ भी है, रियल भी। इसलिए मोनाड ही मौलिक इकाइयां हैं। अब अगर मैं मोनाड में गति मान लूंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो भौतिक हो जाएंगे, क्योंकि गति जो है भौतिक का स्वरूप है, जड़ का स्वरूप है। परिवर्तन मानना पड़ जाएगा ना गति मान ली तो, और परिवर्तन हो जाए तो मोनाड मोनाड कहां रहा? ठीक है, इसका मतलब उसमें गति नहीं शक्ति है, और यहीं पर उसका आध्यात्मिक हो शुरू हो जाता है। यहीं पे वो थोड़ा सा लॉजिक और उससे निकल के फिलोसॉफी साइड टर्न, मतलब रहस्यवाद मिस्टिसिज्म साइड टर्न कर लेता है। तो ये है इसका सारा मेटाफिजिक्स। अच्छा, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हो नमक पानी में क्यों घुलता है? नहीं पढ़ी, चलो छोड़ दो, लेकिन जनरल क्वेश्चन है कि नमक पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन कम है, वो मात्रा संख्या कम है, वो संख्या इक्वल होने के लिए वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे में। अब सवाल ये है कि तुम कहते हो कि विस्तार थोड़ी है ग्लास में, विस्तार का अर्थ क्या है? विस्तार का अर्थ ये नहीं कि कोई वस्तु बढ़े,
किसी वस्तु का घटना भी विस्तार है। अगर ग्लास में विस्तार नहीं है तो ग्लास कभी नहीं टूटेगा। अगर वो टूट रहा है, एक समय 10 20 50 साल बाद वो बिल्कुल क्षरण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब कि उसके छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं या तो ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी दूसरे ट्रांसफर ही हो रहे हैं, खत्म नहीं होते वो। लोहा रस्ट में ट्रांसफर होता है, जंग में ही तो ट्रांसफर ही तो होता है, वो खत्म थोड़ी होता लोहा। वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके स्वरूप बदल देता है, नमी नमी आते ही। चीजें खत्म नहीं होती। तो यही तो विस्तार है। तुम चाहे विस्तार कहो, चाहे तुम परिवर्तन कहो, चाहे तुम गति कहो, चाहे तुम चेंज कहो, चाहे तुम अल्टरेबिलिटी कहो, कुछ भी कहो, सब एक ही। चाहे तुम क्षरण कहो, डेमोन्स्ट्रेशन कहो, डिमोलिशन कहो, सब एक ही है। डेमोन्स्ट्रेशन डिमोलिशन, सॉरी। हाइपोथेटिकल है ना फिजिक्स का, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, बट वो कोई वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्ट नहीं हुआ है। डिटेक्ट केवल क्या हुआ है, अगर क्वांटम फिजिक्स में क्या डिटेक्ट हुआ है, क्वांटम फिजिक्स में केवल और केवल क्वार्क्स क्वार्क्स के लेवल तक और लेप्टॉन के लेवल तक डिटेक्ट हुए हैं। हिग्स बोसॉन भी एक पार्टिकल के रूप में डिटेक्ट हुआ है। पार्टिकल से नीचे का लेवल थोड़ी डिटेक्ट हुआ है, तो पार्टिकल तो मानना पड़ेगा। तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये आगे भी डिविजिबल है। तो अभी पहुंचा कहाँ है साइंस लास्ट स्टेज तक? उन्होंने माना है हाइपोथेटिकली कि आगे ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि दे आर स्ट्रिंग्स, जस्ट स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी। और इस स्ट्रिंग्स में जब वो कंपन होता है तो थोड़ा सा वो फ्लो होता है जो पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल। ये स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी से निकल के आती है, लेकिन इट इज नॉट प्रूव्ड येट। भाई तुम पार्टिकल को तो डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन उस स्ट्रिंग को कैसे डिटेक्ट करोगे? रैदरफोर्ड ने तो बता दिया था कि भाई सबसे छोटा जो है वो ये एटम है। रैदरफोर्ड को थोड़ी पता था उसके आगे कुछ खोजा जा सकेगा। उसके आगे न्यूट्रॉन भी खोज दिया गया, न्यूट्रिनो भी खोज दिया गया, फिर और पार्टिकल खोजे गए धीरे धीरे, फिर इतने खोजे गए कि पता ही नहीं, अनकाउंटेबल होते चले गए। फिर उनको पार्टिकल को वन बाय वन नाम देने के लिए, उनको जस्टिफाई करने की बजाय उन्होंने उनकी क्लास बना दी, जिसमें क्वार्क्स में 6 आ गए, इलेक्ट्रॉन में 6 आ गए। फिर उनकी प्रकृति ऐसी है कि कुछ ऐसे हैं जो कि फोर्स कैरियर हैं, फिर उनको अलग किया गया। फिर एक ऐसा मिला जो मास देता है, उसको अलग किया गया। तो अभी तो सब हाइपोथेटिकल है। और साइंस की दृष्टि से कभी भी हमें क्लेम नहीं करना चाहिए जब तक वो हाइपोथेटिकल है। लाइब्रेज किसी भी दो मोनाड को समान नहीं मानते, ये भी क्लियर हो गए, लेकिन देश काल के अंतर से दो समान मोनाड अस्तित्ववान हो सकते हैं, ऑब्वियसली हैं क्वांटिटेटिवली दृष्टि से, क्योंकि देश काल मैंने बताया हमारे जड़ जगत में ही तो मिलेंगे डाइवर्सिटी। हमारा जड़ जगत देश काल में तो लिमिटेड है, और देश काल में इसीलिए मोनाड इतने सारे हैं क्वांटिटेटिवली। और मोनाड क्योंकि द्रव्य हैं, मौलिक अणु हैं, इसलिए वो किसी और के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते, क्योंकि उस किसी और के द्वारा निर्मित होने का मतलब वो मौलिक नहीं है। फिर हमें लगता है कि हम एक यूनिट हैं, बट वी आर नॉट ए यूनिट। और हमें जब तोड़ा जाएगा तो हम इनफाइनाइट जो है मैं उसमें एटम्स में कन्वर्ट हो डिविजिबल हो जाएंगे। लेकिन वो लगे कि वो इंडिविजुअल है, वो मौलिक है, वो भी नहीं है, उनको भी और आगे तोड़ा जा सकता है। तो हम बने किससे हैं भाई? अगर हम सोचे तो हम इकाई थोड़ी है एक, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। लाइबनिज द्रव्य में केवल कृतित्व की स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन पूर्व स्थापित सामंजस्य का लाकर वो उसे भी नष्ट कर देते हैं। सृष्टि ने, अच्छा इस दोनों स्टेटमेंट एक साथ पढ़ूंगा। सृष्टि ने विश्व ने मोनाडों की रचना इस प्रकार की है कि प्रत्येक मोनाड संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करता था, तो इससे कोई आदान प्रदान नहीं, ये खिड़की रहित है। चेंज की पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी भाई साहब ने।
बोले भाई एक बात बताओ, अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन, बोले भाई मतलब दूसरे तरीके से, तो बोले भाई एक बात बताओ, यू आर सेइंग कि ये मोनाड आपस में एक दूसरे से कुछ भी इंटरचेंजेबल भी नहीं है और ये एक दूसरे से ट्रांसफर भी नहीं हो सकता और एक दूसरे से ये कुछ गिव एंड टेक भी नहीं कर सकते, इनके बीच इंटरेक्शन नहीं हो सकता, मतलब गिव एंड टेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हर एक मोनाड मौलिक रूप से इंडिविजुअल इकाई हो गया तो प्रश्न ये उठ गया, तो भाई ये बताइए जो देकार्त के सामने समस्या आई थी और जिसको कहीं ना कहीं स्पिनोजा ने सॉल्व किया था, वो समस्या इसने फिर उठा दी, इंटरेक्शन कैसे होता है, मैं एक बॉडी कैसे बन गया, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है मोनाड्स में। और इसका समाधान देने के लिए भाई साहब कहते हैं, लाइबनिज महोदय कहते हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि ईश्वर ने उनमें प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी डाल दी, पूर्व स्थापित सामंजस्य डाल दिया। यानी कि एक घड़ी को घड़ी साज ने फिक्स कर दिया कि इतने बजे अलार्म बजेगा, इतने बजे टाइम, ये टाइम दिखाएगी, इतने बजे इसमें वो वट एवर जो भी उसकी फैसिलिटीज हैं। सो घड़ी अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो इस वर्ल्ड, इस ब्रह्मांड का निर्माण से पहले गॉड ने, ईश्वर ने इसमें एक प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी रख दी। तो यहां सब कुछ मैकेनिकल होता है, यहाँ कोई फ्री विल नहीं। भाई ले आदान प्रदान तो तब करेंगे ना जब उनके अंदर फ्री विल होगी, उनमें तो फ्री विल ही नहीं है, आप में कंप्लीट है। लाइब्निज अणु को द्रव्य नहीं मानते क्योंकि सभी जड़ तत्व चाहे कितने ही सूक्ष्म क्यों ना हो विभाज्य हैं। एटम फिजिक्स वाला वही पॉइंट आ गया, एटम को सब्सटेंस नहीं मानते वो फिजिक्स वाले को, क्योंकि वो विभाज्य हैं, डिविजिबल हैं। निष्क्रियता गति का अभाव ना होकर अन्य शक्तियों का प्रतिरोध है, निष्क्रियता कहीं नहीं है। अब इनका एक और चीज आ गया कि भाई फिर ये सक्रियता कैसे है, हम बन कैसे रहे हैं, क्योंकि शक्ति मैं हम बन, हमारे बनने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम देर आर मोनार्ड्स पड़े हैं चारों तरफ और सडनली हम बन गए। मोनार्ड्स में चेंज आया, गति आई, जिसे इसने शक्ति कहा और इसे यह सक्रियता कह रहा है। ये कहता है कि सक्रियता कहां से आती है, ये कहता है कि सक्रियता मोनार्ड्स का नेचर है, प्रकृति है उनकी। सांख्य फिलोसॉफी, प्रकृति में सक्रियता कहां से आती है, प्रकृति में सक्रियता नहीं है, प्रकृति, सक्रियता का नाम ही प्रकृति है, प्रकृति का नेचर है, तीनों गुणों का नेचर है हमेशा सक्रिय रहना। आग का नेचर है गर्म रहना, पानी का नेचर है शीतल रहना, और उन्होंने अपना नेचर छोड़ा तो वो रहेंगे ही नहीं। जो गर्म नहीं है वो आग हो ही नहीं सकती, आग का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो सक्रियता चिदणुओं का नेचर है, निष्क्रियता कहीं नहीं है। और निष्क्रियता अगर तुम्हें कहीं जगत में दिखाई दे रही है कि भाई पत्थर पड़ा हुआ है तो निष्क्रिय है, तो भाई साहब ये समझ लेना पत्थर इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि पत्थर जो है ना उस पर अपनी सक्रियता लगा रहे। प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी का मतलब है ईश्वर ने उनमें वो शक्ति डाली है, वो शक्ति के रूप में कुछ नियम डाले हैं। घड़ी में चाबी भरने का मतलब है कि घड़ी सक्रिय रहेगी और इन नियमों के अनुसार सक्रिय रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कि घड़ी जो है बिल्कुल एकदम स्टैटिक हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी का मतलब ये नहीं है कि भाई उसने उसे स्थायी कर दिया है कि उस मतलब कुछ होगा ही नहीं। उसका मतलब ये कि उसने कुछ नियम क्रिएट कर दिए हैं, जो भी चेंज आएगा वो नियमों के अकॉर्डिंग आएगा, नियम कभी बदलेंगे ही नहीं। स्पिनोजा वाली स्थिति में आ गया यहाँ पे। फ्री विल, इसका मकसद केवल इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस प्रूव करना था, उसका अतिरिक्त से कोई मकसद नहीं था। फिर चाहे स्पिनोजा वाली स्थिति आ गई तो आ गई, और वो ले आया जानबूझ के। यहाँ पे नियम लागू है, H2O हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, और ये नियम लागू है, ईश्वर ने पहले से स्थापित कर दिया। अब जहां जीवन उत्पन्न होगा वहां पानी चाहिए, और पानी H2O से आएगा। जहां हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पानी नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। नियम है, ओनली है ये मिलियंस ऑफ रूल्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस, हाउएवर। नियम भौतिक नहीं है, नियम भौतिक नहीं है, नियम शक्ति है। दो मोनाड, ठीक है, उनमें सक्रियता उस शक्ति के कारण है।
यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम, इसे समझो कि मैं लाइबनिज की भाषा में बात करूं तो हाइड्रोजन के दो मोनाड और ऑक्सीजन का एक मोनाड, इसमें नियम लागू हो गया कि ये दोनों जब मिलेंगे तो पानी बन जाएगा। तो वो नियम, वो शक्ति ही वो नियम है, वो शक्ति या वो नियम वो लागू हो गया। हाइड्रोजन के दो ऑलवेज सक्रिय हैं, शक्ति का काम कर रहा है। नियम जैसे ही लागू होगा, नियम अपना एक्टिव होते ही दोनों मिल जाएंगे, सक्रियता आ गई, पानी आ गया। और ये पूर्व स्थापित है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, मोनाड्स को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है। सुप्त अथवा नग्न मोनाड्स, इनमें जगत का प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर होता है। इन्हें अचेतन भी कहा जा सकता है। सृष्टि में मोनाडों के क्रम में यह निरंतर निम्नतर स्तर पर है। संसार की जड़ वस्तु इन्हीं के कारण है। यहाँ पर खुद का ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। जो निम्नतम स्तर के जो मोनाड हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, जिनमें बिल्कुल भी चेतना का प्रवाह नहीं है, वो जो मोनाड है वो निम्न स्तर पर है। ये जगत को नाम मात्र प्रतिबिंबित करते हैं, है इनमें वही सब कुछ, लेकिन ये उसे रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है। दूसरे मोनाड है स्वप्निल मोनाड अर्थात मनस। इनमें चेतना और स्मृति दोनों है। मनुष्य क्षेत्र समस्त जीवित प्राणियों में स्मृति और मन इन्हीं मोनाडों के कारण है। जितने भी लिविंग बीइंग है वो सब स्वप्निल मोनाड है, यानी मनस, माइंड जिसे बोला गया है। मैटर पहला, दूसरा माइंड। फिर है जागृत मोनाड अथवा आत्मा, मनुष्यों में पाए जाते हैं। इसके कारण शाश्वत सत्यों को जाना जा सकता है। यही बौद्धिक मोनाड है। फिर आगे तीसरी चीज, पहली चीज पे मैटर, दूसरी चीज पे माइंड, तीसरी चीज पे सोल आ गई। और माइंड का मतलब यहाँ पे माइंड नहीं, तीसरी ही माइंड है। दूसरी माइंड और मैटर के बीच की स्थिति है, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। तो माइंड जो है वो तीसरे लेवल पर, ये मनुष्यों में, ये बौद्धिक आत्मा है, जिसे देकार्त ने आत्मा का वही है। मोनाड में दो प्रकार की क्रियाएं विशेष रूप में दिखाई देती हैं। पहला प्रत्यक्षीकरण और दूसरा प्रयास। एक तो ये क्या है कि एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है। प्रत्यक्षीकरण की क्रिया इनके अंदर होते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष होते हैं और करते हैं। और दूसरा प्रयास, जो सक्रियता, जो शक्ति। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। दो क्रियाएं कौन सी बताई गई? एक प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा प्रयास है। पहला प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, दूसरा प्रयास, जो भी शब्दावली उसके लिए यूज हो रही है। प्रत्यक्षीकरण किसे कह रहा है? ये प्रत्येक मोनाड जगत को प्रतिबिंबित करता है, वह संपूर्ण जगत का प्रतिनिधि है। इस अर्थ में वह एक संक्षिप्त या सूक्ष्म जगत ही तो है, जगत से अलग थोड़ी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यही तो है। तो भाई अगर पिंड ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित कर रहा है तो पिंड भी तो अपने आप में ब्रह्मांड ही है। अभेदों में तादात्म्य का नियम, एक और नियम वो लेके आता है। वो कहता है कि संपूर्ण जगत को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करने की मोनाड की उपयुक्त विशेषताओं से अभेदों में तादात्म्य का नियम निकलता है, जो कि लाइब्निज के दर्शन का मूल आधार है। अगर समस्त मोनाड इंडिविजुअली एक एक पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करते हैं और सब मोनाड एक जैसे हैं, तो मतलब उनमें भेद नहीं है, अभेद है। और जिनमें अभेद है वो एक ही है। ये स्टेटमेंट बहुत बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट, बहुत ही टेक्निकल स्टेटमेंट, शायद रसेल की है या मोर की है, फ्रेगे की है, वो आएगा तब बताऊंगा। मेरे दिमाग में आ रही है लेकिन मैं भूल रहा हूं। वो ये है कि जिनमें भेद नहीं है वो एक ही है। वो ये नहीं कह रहा, वहां पे वो जो एनालिटिकल फिलोसोफर है, शायद रसेल है, वो ये नहीं कह रहा कि भाई वो रसेल है या शायद स्लिक है, स्लिक होगा शायद, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो ये कह रहा है कि भाई जिनमें भेद नहीं है वो दो नहीं है। तो वो कह रहा है कि वो दो रियली नहीं है, यथार्थ में दो नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं 2+2=4 और 4 और 2+2 में भेद नहीं है, इसका मतलब वो दो नहीं है, एक ही तो है। मैं कह रहा हूं अनमैरिड इज बैचलर, तो बैचलर और अनमैरिड में भेद नहीं है, तो वो एक ही चीज के लिए तो है, मतलब वो दो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लाइबनिज यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि उसको प्लूरलिज्म स्थापित करना था, वरना ये नियम बहुत प्यारा है।
बहुत प्यारा नियम है। अभेदों में तादात्म्य का नियम, हार्मनी इन द डाइवर्सिटी और नॉन डाइवर्सिटी। भाई जिन चीजों में भेद नहीं है, तो चाहे वो दो हैं, वो है तो सेम ही। तो मोनाडो में आपस में कोई भेद नहीं, इसलिए वो सारे एक ही हैं। तो वो क्वांटिटेटिवली ही अलग अलग हैं, फिर वहीं पे आ गए, क्वांटिटी में ही अलग अलग हैं, अदरवाइज में कोई अंतर नहीं। ठीक है, ये नियम बड़ा प्यारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न मोनाड भिन्न भिन्न स्तरों पर होने के कारण भिन्न भिन्न और एक ही स्तर पर भी कोई दो मोनाड एक से नहीं है, क्योंकि वे देश काल में अपनी विशिष्ट स्थिति रखते हैं। इस प्रकार लाइबनिज के अनुसार जगत में कोई भी दो वस्तुएं एक सी नहीं है। यदि मोनाड में अभेद होता है तो वास्तव में उनमें तादात्म्य होना चाहिए था, अर्थात उन्हें दो न कहकर एक ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। यही लाइबनिज का अभेदों में तादात्म्य का नियम है, अर्थात जिनमें भेद नहीं है वे एक ही हैं, और जिनमें भेद है उनमें तादात्म्य नहीं हो सकता। भाई जो क्वालिटेटिवली अलग अलग है वो कभी एक हो ही नहीं सकते, शुरू में बताया मैंने। और जो एक हो रहे हैं इसका मतलब उनमें कोई भेद नहीं है, अर्थात जिनमें भेद नहीं वे एक ही हो, जिनमें भेद उनमें तादात्म्य नहीं हो सकता। मोनाडों में प्रकार भेद नहीं है, अभी तो मात्रा का भेद है। दे आर नॉट डिफरेंट इन टाइप्स, दे आर डिफरेंट इन क्वांटिटी। लाइबनिज यह नियम संख्या नियम से निगमित करता है। स्टार्ट में मैंने बताया, वो कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में क्या अंतर है, सिर्फ उनकी क्वांटिटी यानी मात्रा का ही तो अंतर है। नेचर के रूप में तो वो सारी संख्याएं हैं और गुणात्मक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये उसके दर्शन का फंडामेंटल है। मोनाडो में कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ सुप्त रूप में पहले से उपस्थित रहता था, सभी प्रकार का ज्ञान अनुभव पूर्व अथवा जन्मजात होता है। तो प्रश्न जो आया था, जो जड़ मोनाड है वो ब्रह्मांड को बहुत कम रिफ्लेक्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस स्टेटमेंट से कट गया। उसका कहने का अर्थ ये है कि वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो जगत को पूरा प्रतिबिंब नहीं कर पाते। और वो सुप्त अवस्था में इसलिए है कि उनके बाहर के जो मोनाड है वो सक्रिय, उनकी सक्रियता उन्हें निष्क्रिय कर रही है। जड़ तत्व तो बना उन्हीं मोनाड से है, लेकिन जड़ वो इसलिए है क्योंकि उसकी जो निष्क्रियता है, उसके चारों तरफ की जो अजड़ तत्व है वो उनकी सक्रियता उसे निष्क्रिय कर रही है। ना जड़ और चेतन, मनुष्य और पत्थर में कोई फर्क नहीं है अकॉर्डिंग टू लाइबनिज। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ज्यादा सक्रिय हैं, वो कम सक्रिय हैं। उनकी कम सक्रियता का कारण हमारी ज्यादा सक्रियता है। जो अपना अरिस्टोटल है वो तो दो मान के चलता है, लेकिन फिर भी वो कह के चलता है कि इनको दो, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अलग कर रहा हूं, लेकिन इनको कल्पना में भी अलग नहीं किया जा सकता। वो तो कह के चल रहा है। तो क्वांटिटेटिवली तो ये दो भी नहीं मान रहा है, तो अनकाउंटेबल मान रहा है। क्वांटिटेटिवली की बात है तो, लेकिन क्वालिटेटिवली तो ये एक ही मान रहा है। ठीक, इसलिए सारा ज्ञान जन्मजात है, लेकिन सुप्त अवस्था में है, उनके अंदर निष्क्रिय अवस्था में है। मानव आत्मा भी एक मोनाड है, जिसे मोनाडों की रानी कहा गया है, द क्वीन ऑफ मोनाड्स, ह्यूमन सोल। लाइबनिज अपने दर्शन में बहुतत्ववाद, प्रयोजनवाद, अध्यात्मवाद का पोषण करते हैं तथा द्वैतवाद और यंत्रवाद के विरोध का दावा करते हैं। देयर इज नो ड्यूलिज्म, देयर नो मैकेनिज्म, बट मैकेनिज्म से वो बच नहीं सकते। देकार्त जहां, हालांकि उसके पास एक टेक्निकल उत्तर जरूर है, वो पूर्व स्थापित सामंजस्य लाके उस आजादी नहीं छीन रहा, लेकिन लिमिटेड लेवल पर आजादी दे रहा है, सक्रियता के नियम, शक्ति के नियम को लाकर। और वो सक्रियता के लिए वो पूर्व स्थापित सामंजस्य के स्थान से बता रहा है कि यहां पर नियम ही नियम है, उन नियमों से ही सक्रियता है। तो पूर्व स्थापित सामंजस्य का कुल मतलब इतना है कि एक मैकेनिज्म स्थापित कर दिया गया है। मतलब ये नहीं है कि सब कुछ स्टैटिक है, कोई चेंज नहीं आए, उसके अनुसार चेंज जो है वो सक्रियता है, और वो नियमों के अनुसार है। देखो लाइबनिज क्या है, मोस्टली बुक्स एंड मोस्टली वीडियोस, मोस्टली जो लेक्चरर्स हैं या मोस्टली जो पढ़ाने वाले हैं फिलोसफी, वो लाइबनिज को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि खुद को नहीं समझ आया हुआ है। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन फेस करने को तैयार, क्योंकि मुझे नहीं समझाना। लाइबनिज की स्टेटमेंट्स को समझोगे तो लाइबनिज के स्टेटमेंट्स में आपस में ही उसकी समझ है। उसकी पूरी फिलोसफी नियम, पूरा एक जाल है पूरे लॉजिकल नियमों का। दैट्स व्हाई उसका मेथड लॉजिको मैथमेटिकल मेथड है। तो उन्हीं में उसका सॉल्यूशन है, उन्हीं में उनकी प्रॉब्लम्स हैं।
मानव आगे कह रहा है कि देकार्त जहां मूल प्रत्ययों को जन्मजात मानते हैं, लाइबनिज सभी प्रत्ययों को जन्मजात मानते हैं। उन्होंने मन का की उपमा एक संगमरमर के टुकड़े से की है, जिसकी शिराओं में भविष्य में बनने वाली प्रतिमानों का प्रतिरूप पहले से निहित है। भविष्य में क्या बनेगा वो संगमरमर का टुकड़ा, उसकी जो कोर है, उनकी जो किनारियां हैं, उसमें वो टुकड़ा, वो मूर्ति बनेगा, या वो छत पे लगेगा, या फर्श पे लगेगा, या साइड में लगेगा, उसके पूरी की उसका जो स्वरूप है उसमें पहले से निहित है। ठीक है। लेकिन देकार्त का कह रहे हैं कि देकार्त ने केवल मूल प्रत्ययों को, देकार्त ने भी प्रत्यय 3 प्रकार के माने, ध्यान रखना। यार काल्पनिक प्रत्यय माना है उसने, इमेजिनरी आइडियाज, इन्नेट प्रत्यय माना है, जन्मजात प्रत्यय, और एक उसने व्यवहारिक प्रत्यय माना है। तो वो 3 प्रत्यय मानते हैं, लेकिन वो मूल प्रत्ययों को, इन्नेट आइडियाज को ही वो मतलब वो जो क्या बोलते हैं, इन्नेट आइडियाज हैं वही इन्नेट हैं, उसके अलावा जो प्रत्यय है वो इन्नेट नहीं है। लेकिन ये सभी प्रत्ययों को इन्नेट मानता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनिवार्य सत्यों पर आगमन से नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए वो सब कुछ निगमनात्मक मानता है। तभी तो नियम ही नियम दे देता है, तभी तो स्टैब्लिश हार्मनी ले आया। भाई जो डिडक्टिव मेथड को भी फॉलो कर रहा है वो फ्रीडम थोड़ी दे देगा तुमको। अनिवार्य सत्यों पर आगमन से ही पहुंचा जा सकता है। लाइबनिज देश काल गति आदि के प्रत्ययों को मन पर ही निर्भर मानते हैं। स्पेस टाइम शक्ति या गति जो तुम कहना चाह रहे हो, कहो जो कुछ भी नाम दो इसे, वो भी मन पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी इन्नेट है। नहीं नहीं भाई, प्रत्यय तो रियल ही है ना, इन्नेट आइडियाज को अनरियल कौन बोल रहा है? वो तो सत्य है, वो तो मूल खांचे हैं। हाँ? निरंतरता का सिद्धांत स्थिरता और गतिशीलता में प्रकार का भेद ना होकर केवल मात्रा है, ये तो बहुत बात बता दिया। ठीक है, स्थिरता और गतिशीलता का मतलब, स्थिरता मतलब गति और जड़त्व दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। जड़त्व में गति की मात्रा, सक्रियता की मात्रा बहुत कम है, और गति में सक्रियता की मात्रा बहुत ज्यादा है। इतना सा अंतर है, इस दुनिया में कुछ भी निष्क्रिय नहीं है। लाइबनिज में यांत्रिकता का स्रोत अध्यात्म विद्या में है। अब यहां पे उसका मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, जब वो वहां पहुंचता है कि भाई ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक परमाणु है। तो ये कहीं ना कहीं फिलोसॉफी को बहुत वो डीप में लेके चला जाता है, इंट्यूशन के लेवल पे लेके चला जाता है। फिलोसॉफी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैथमेटिशियन था, इसने बड़ा टेक्निकल रखा है उसने। बुक्स भरी पड़ी है लाइबनिज की फिलोसॉफी में, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ है, वैसी गड़बड़ है, लेकिन उसके सारे को डिटेल में पढ़ोगे तो पता लगेगा लाइबनिज में गड़बड़ जरूर है, लेकिन आप इतना आसानी से दिखा नहीं सकते। उसने हर एक चीज के लिए एक स्टेटमेंट रखी है। आप उन स्टेटमेंट्स को छोड़ देते हो, नहीं समझते हो या नहीं पकड़ते हो, तो अब आप कहते हो कि लाइबनिज में गड़बड़ है। एक मैथमेटिशियन गड़बड़ गड़बड़ इतनी आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब इसके लेवल पे पहुंच के लाइबनिज को समझा जाता है तो पता लगता है लाइबनिज की फिलोसॉफी तो बहुत अच्छी थी, उसमें गड़बड़ ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, बट वो रियल लगती नहीं है, क्योंकि उसकी फिलोसॉफी ऐसी दुनिया की सैर पे लेके चली जाती है हमें, जो हमारी दुनिया से कतई भी मिलती ही नहीं है। इस दुनिया की गहराई में, डेप्थ में लेके चली जाती।